हमारे YouTube चैनल सुपर स्टडी विद एसपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में, कोलाइडी विलयन के महत्वपूर्ण बिंदु। कोलाइड लेकर बात करते हैं। कोलाइडी विलयन, कोलाइड लिखता हूं मैं। कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की परास का होता है। कोलाइड क्या है? पदार्थ की अवस्था है। मैं पहले बोल चुका हूं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, बहुत ज्यादा कहानियां नहीं है, मेन पॉइंट्स पर बात करूंगा। कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की परास का होता है। कोलाइड पदार्थ से जो विलयन बनता है उसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइडी पदार्थों से जो विलयन बनता है उन्हें कोलाइडी विलयन कहा जाता है। अब जैसे जो सामान्य विलयन होता है, वास्तविक विलयन होता है, उसमें भी विलेय और विलायक होता है, इसी तरह से इसमें भी विलेय और विलायक होता है। लेकिन ये हम विलेय और विलायक वर्ड का यूज नहीं करते, हम परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम का यूज करते हैं। परिक्षेपण माध्यम, इन दो शब्दों का यूज करते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है? ये विलेय है। ये क्या है? विलेय। और ये परिक्षेपण माध्यम क्या है? ये है विलायक। समझ पा रहे होंगे? सोल्यूट और ये सोलवेंट। और ये जो कोलाइडी विलयन होता है वो विषमांगी तंत्र है, समांगी तंत्र नहीं है। ये पॉइंट आपको अवश्य याद रखना चाहिए। क्या है? विषमांगी तंत्र है। विषमांगी तंत्र है, फिर सिस्टम है। ओके, आगे बात करते हैं। अब ब्राउनी गति के बारे में बात करते हैं। ब्राउनी गति है ब्राउनियन मूवमेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडी कणों की जो जिगजैग मोशन होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उसे ब्राउनी गति कहते हैं। फिर से सुने, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उसे जिगजैग मोशन कहते हैं या फिर ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। देख पा रहे हैं आप? इस तरह से स्टाइलिश बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से कोलाइड, फिर से सुने, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की जो जिगजैग मोशन होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, उसको क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति है, ब्राउनियन मूवमेंट। जैसे यहाँ है, ये कोलाइडी कण एक दूसरे से टकराएंगे और अपनी दिशा लगातार बदलते रहते हैं। समझ गए होंगे आप सभी? अब आगे शुरू करते हैं। अब टिंडल प्रभाव के बारे में बात करते हैं। ये टिंडल इफेक्ट, जब कोलाइडी विलयन से ये बर्तन में कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, जब कोलाइडी विलयन से लेंसों से केंद्रित प्रकाश किरण पुंज को पास कराया जाता है, तब इस प्रकाश किरण पुंज का मार्ग कोलाइडी विलयन में प्रदीप्त हो जाता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। और ये प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये क्या है? ये टिंडल शंकु को लिख सकते हैं, इसे टिंडल शंकु। फिर से सुने, जब कोलाइडी विलयन में से लेंसों से केंद्रित प्रकाश किरण पुंज को पास कराया जाता है, तब प्रकाश किरण पुंज का यह मार्ग इस कोलाइडी विलयन में प्रदीप्त हो जाता है और यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? ये जो कोलाइडी कण होते हैं प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, इसीलिए हमें कोलाइडी विलयन में से प्रकाश किरण पुंज का मार्ग प्रदीप्त होता हुआ दिखाई देता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसीलिए नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। आपने देखा होगा, जो समुद्र होता है, समुद्री जल, उसका रंग नीला दिखाई देता है, या फिर तरणताल आपको नीला दिखाई देता है, या आकाश भी आपको नीला दिखाई देता है। ओके, अभी मैंने क्या बोला? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जो तरंग दैर्घ्य होती है उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
इसीलिए मैंने बोला नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसके लिए इसका जो प्रकीर्णन होता है वो सर्वाधिक होता है। अब यहाँ एक बार फिर से अनेक एग्जाम में पूछा गया टिंडल प्रभाव का कारण क्या है, तो कारण क्या है, कोलाइडिकरण प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, इसीलिए ये टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। जो टिंडल प्रभाव का कारण है वो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर पर निर्भर करता है। फिर से सुने, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर पर निर्भर करता है। जैसे कोलाइडी विलयन टू टाइप्स के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। जो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है वो विरोधी में दिखाई देता है। अब टिंडल प्रभाव कौन से ए में पाया जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड में, द्रव विरोधी, तो आप कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइड में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल्स का अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करना इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। जैसे किसी कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज हो तो किसकी साइड को आएगा वो, जैसे कोई कोलाइडल पार्टिकल्स है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, ये मूव करेगा। कोलाइडल पार्टिकल है तब ये इधर को मूव करेगा, किस साइड को, इस साइड को मूव करेगा। जैसे और हो ये नेगेटिव चार्ज हो कोलाइडल पार्टिकल्स पर तो किस पर, ये और को गति करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। फिर से सुने, कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, इसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहा जाता है। कोलाइडल पार्टिकल्स की कैथोड की ओर जो गति होती है उसे कैटाफोरेसिस कहते हैं, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स की एनोड की ओर गति होती है उसे एनाफोरेसिस कहते हैं। अब ये कौन सी है, ये एनाफोरेसिस, समझ पा रहे हैं ना। फिर से सुने एक बार, विद्युत क्षेत्र की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल्स क्या है, कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करना विद्युत कण संचलन कहलाता है। अब यहां कौन सी है, एनाफोरेसिस, एनोड की ओर गति एनाफोरेसिस, कैथोड की ओर गति कैटाफोरेसिस। समझ पा रहे हैं ना आप सभी। इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूज द्वारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। डिस्पर्स मीडियम से डिस्पर्स फेज को अलग करने में इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचलन का उपयोग किया जाता है। कोलाइडी कणों पर आवेश के बारे में बात करते हैं। कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं। कोलाइडी, यहां जैसे या से यज्ञ बना दिया, ई से ई भी बना सकते हैं, इमली। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ध्यान दें इस पॉइंट को, ये समझ में नहीं आता सभी के, ऐसे लगता है दो पॉइंट में विपरीत बोल रहा हूं। कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं, जबकि कोलाइडी कण एक विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर एक समान या तो धनावेश होता है या फिर ऋणावेश, यानी ये आवेशित होते हैं। ये क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। ध्यान से सुने, दोनों बात विपरीत दिख रही है आपको। कोलाइडी विलयन विद्युत उदासीन होते हैं, ना तो इन पर धनात्मक आवेश होता है और ना ही ऋणात्मक। लेकिन कोलाइडी विलयन के जो कोलाइडी कण होते हैं, एक विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर एक समान या तो धनावेश होता है या ऋणावेश, अर्थात कोलाइडी कण आवेशित होते हैं। अब आप कहेंगे दोनों बात एक साथ कैसे पॉसिबल है। केमिस्ट्री में कुछ भी पॉसिबल है यदि आप परवेज अहमद से पढ़े। आगे शुरू कर रहे हैं जैसे इसमें कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखते हैं कैसे पॉसिबल है। पहले इसके बारे में डिटेल से बाद में बात करेंगे। एक पॉइंट और समझा देता हूं मैं, जैसे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, जनरली उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। 100% ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। जनरली जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं या फिर मेटल ऑक्साइड होते हैं, उन पर कौन सा चार्ज होता है, उनके कोलाइडी कणों पर पॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं नॉर्मली उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं।
इन पर चार्ज किस तरह से होता है, विलयन उदासीन किस तरह से होता है, इन पर चार्ज किस तरह से उत्पन्न होता है, उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इन पर कोलाडी कणों पर आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है। तो इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, उनमें से है पहले घर्षण। क्या है? घर्षण के बारे में बात की गई है कि यह फ्रैक्शन, कोलाडी कणों में आपस में घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है, जिसके कारण इन पर कोलाडी कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। एक पॉइंट तो यह है। दूसरा कहते हैं कि आयोनाइजेशन हो जाए, जैसे ये हो C17H35 COONA। दूसरा पॉइंट है आयोनाइजेशन, जैसे साबुन के कण होते हैं, इनका आयोनाइजेशन हो जाए C17H35 COO -+Na+। कोलाडी कणों पर आवेश किस तरह से उत्पन्न होता है? एक पॉइंट तो हमने ये बोल दिया कि घर्षण, कोलाडी कणों में आपस में घर्षण होता है, फ्रैक्शन होता है, इसके कारण इन पर ये धनावेश या ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि कोलाडी कणों का आयोनाइजेशन हो जाता है, जैसे साबुन के कोलाडी कण होते हैं, सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका आयोनाइजेशन हो जाता है, इसीलिए उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इन दोनों से एक तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सर्वमान्य पॉइंट है, उसे देखते हैं। आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, तीसरा पॉइंट देखते हैं। आयनों का वर्णात्मक सेलेक्टिव, वर्णात्मक अधिशोषण, ये पॉइंट सर्वमान्य है। अधिशोषण के बारे में इसमें देखें, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, इसमें कहा गया कि कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन से कुछ आयनों को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान से सुने इस पॉइंट को, बीएससी में भी काम में आएगा और बहुत सारे एंट्रेंस में भी काम में आएगा, जिसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगा। कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्यूशन से कुछ आयंस को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये कोलाइडल पार्टिकल सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को एडजॉर्ब करेंगे, तब कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्यूशन से नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स को एडजॉर्ब करेंगे, तब कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाने के लिए इनके चारों ओर एक लेयर और बन जाती है। इस तरह से सॉल्यूशन भी न्यूट्रल बना रहता है और कोलाइडल पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आप कहेंगे किस तरह से? जैसे अगर फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए, तब FeOH3 का सॉल्यूशन बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब जैसे मैंने बोला था, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या होते हैं? उन पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर से सुनो, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है नॉर्मली। अब ये दोनों कंडीशन कैसे पॉसिबल है, अभी मैं समझा रहा हूं। जैसे ये FeOH3 है, FeOH3 नीचे को लिखता हूं थोड़ा, FeOH3 है, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये अपने सरफेस पर फेरिक आयनों को एडजॉर्ब कर ले इस तरह से, फेरिक आयनों को एडजॉर्ब कर ले। जब Fe पर प्लस का 3 चार्ज होता है, तब इसे फेरिक कहते हैं। फेरिक आयनों को एडजॉर्ब कर ले, तब इस पर क्या चार्ज उत्पन्न हो जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड पर पॉजिटिव चार्ज। फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उन पर धनात्मक आवेश होता है। किस तरह से? फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक आयनों को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है, इसलिए इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए इनके चारों ओर नेगेटिव चार्ज के आयन एक लेयर और बना लेते हैं। जैसे इसके चारों ओर बन जाए Cl, कितना चार्ज है? 3 3 6 9 12, तब ये Cl12 और आ जाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यदि ये ज्यादा हो तो जितने ये पॉजिटिव चार्ज वाले आयन है, इतने नेगेटिव चार्ज वाले आयन और बन जाते हैं।
और कुल मिलाकर इस तरह से सॉल्यूशन भी न्यूट्रल बना रहता है और कोलाइडल पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब फिर से सुने, कोलाइडल पार्टिकल्स सॉल्यूशन से कुछ आयनों को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करके एक कांस्टेंट लेयर बना लेते हैं। अब इनके चारों ओर एक लेयर और बन जाती है जो गतिशील होती है। जब तो अपोजिट चार्ज वाली लेयर में से एक मूवेबल होती है तब इन दोनों लेयर के बीच एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल या जीटा विभव। अब इसको क्या बोलेंगे, द्विस्तर। दोनों स्तर में से पहला वाला स्थिर है, दूसरा वाला गतिशील है। दोनों अपोजिट चार्ज वाली लेयर है, दूसरी गतिशील है, जिसके कारण इन दोनों के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाएगा जिसे जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल कहेंगे। समझ पा रहे हैं आप? जैसे ये H2S3 का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। मैंने बोल दिया हार्ड ऑक्साइड और ऑक्साइड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे एल्युमिनियम हार्ड ऑक्साइड के सॉल्यूशन हो तब उस पर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज उसके कोलाइडल पार्टिकल्स पर। अब एक और देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे देखें आप, जो मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे ये हो पोटेशियम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में यदि पोटेशियम आयोडाइड को मिला दिया जाए तब AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। अब एक और लिखता हूं मैं, AgNO3 प्लस KI, इसके बाद AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है। जब ये वाला पार्ट आधिक्य में है, सिल्वर नाइट्रेट अधिक मात्रा में है, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। और जब ये कम मात्रा में है, ये अधिक मात्रा में एक्सिस अमाउंट में है, तब AgI के कोलाइडल सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज। और जब AgNO3 कम अमाउंट में है तब AgI का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसके कोलाइडल पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। समझ पा रहे? अब ऐसा क्यों है, यह पॉजिटिव चार्ज इसलिए उत्पन्न हो जाता है, इसके चारों ओर सिल्वर आयन आ जाते हैं। और जब ये कम मात्रा में होता है या अधिक मात्रा में होता है तब यहां से आयोडाइड इसके चारों ओर आकर चिपक जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। एक बार फिर से सुने, जब ये अधिक मात्रा में लेते हैं एक्सिस अमाउंट में तब AgI के कोलाइडल पार्टिकल्स पर ये सिल्वर आयन आकर अटैच हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन एक एक कोलाइडल पार्टिकल्स पर धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब इसको कम मात्रा में लेते हैं या अधिक मात्रा में होता है तब AgI के कोलाइडल पार्टिकल्स पर आयोडाइड आयन आकर एडजॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। इसीलिए इसके कोलाइडल पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ये अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह से ये अधिक मात्रा में हो या कम मात्रा में हो तब इसके कोलाइडल पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होगा, एक होगा, दोनों होगा या कोई भी नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे, जब ये अधिक मात्रा में तब पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, जब ये कम मात्रा में तब नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, AgI के कोलाइडल सॉल्यूशन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ये कोलाइडल सॉल्यूशन से संबंधित जैसे इसका पार्ट 1 है, इससे पार्ट 2 या पार्ट 3 भी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने टोटल कहानियां नहीं सुनाई है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं अक्सर।